इतिहासकार और महात्मा गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेला लाइफ में इस बात का जिक्र किया था कि सरदार पटेल साहब को कश्मीर में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब जिन्ना ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के बीच में जूनागढ़ और हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करने की दिलचस्पी दिखाई और तमाम पैंतरे चले जिससे जूनागढ़ और हैदराबाद पाकिस्तान के साथ हो जाएं, तब न सिर्फ उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद को अपने हिस्से में किया, बल्कि यहीं से उनका झुकाव कश्मीर की तरफ भी बढ़ा और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का पूरा हिस्सा बन गया। ये एक संदर्भ है। दूसरा वर्जन आता है कि सरदार पटेल चाहते थे कि पहले हैदराबाद और जूनागढ़ भारत के पास आ जाए, उसके बाद कश्मीर को भी हम अपने हिसाब से भारत में शामिल करा लेंगे वहां के राजा से बात करके। लेकिन जिस आधार पर जूनागढ़ और हैदराबाद में भारत का हिस्सा मजबूत होता था, वही तर्क कश्मीर में उल्टा पड़ता था। यह कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश भले आजाद हुआ, लेकिन जूनागढ़ भारत का हिस्सा 9 नवंबर साल 1947 को बना था, यानी आज के दिन बना था। और इसीलिए हमें लगा कि जूनागढ़ की कहानी जो है आज आपको विस्तार। तो जी 1947 साल था। जुलाई में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की तमाम रियासतों को यह मौका दिया कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या अगर आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। 15 अगस्त साल 1947 को जूनागढ़ रियासत के जो नवाब साहब थे, महाबत खान साहब, उन्होंने तय किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन करके पाकिस्तान को दे भी दिया था कि हम आपके साथ शामिल हो रहे हैं। और समस्या ये थी कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई बॉर्डर नहीं मिलता था। मतलब अगर जूनागढ़ की स्थिति आप देखें तो भौगोलिक रूप से वो इंडिया के साथ है। अगर आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा तो समंदर को पार करके जाना पड़ेगा, तो ज्योग्राफिक तरीके से वो इंडिया के साथ था और नवाब साहब का झुकाव पाकिस्तान के साथ था। बड़ी बात यह थी कि जो यहां की आबादी थी, 80% आबादी जो थी वो हिंदुओं की थी और वो पाकिस्तान की जगह इंडिया के साथ रहना चाहती थी। अब नवाब साहब ने जब यह फैसला लिया तो गुजरात से आने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम सबको यूनाइटेड भारत का पूरा क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि सरदार पटेल ही वो थे जिन्होंने तमाम रियासतों को किसी को पुचकार कर, किसी को डरा कर, किसी को डांट कर, किसी को गले लगाकर, किसी को सुरक्षित भविष्य दिखाकर साथ में रखा। लेकिन इस सारी कहानी में नवाब साहब जो हैं वो यहां से 2 महीने बाद नवाब साहब यहां से भागते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो गुरु कहानी ये शुरू होती कि अंग्रेजों ने लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का ऑप्शन दिया था। 565 रियासतें और 3 ऑप्शन, इंडिया, पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट। तो मैक्सिमम रियासतें जो थी वो इंडिया और पाकिस्तान में शामिल हो गई। हालांकि कई ने नाटक दिखाए थे। भोपाल ने नाटक किया था, उनको डांट दिया गया। राजस्थान ने नाटक किया था, उनको डांट दिया गया। लेकिन मुख्यतः 3 रियासतें थी जो फंसी थी। एक हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी आपकी कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ की कहानी एक तरह थी। 80% लोग जो यहां पर हैं, 80 to 85% वो हिंदू थे। शासक जो था वो मुस्लिम था। कश्मीर में कहानी इसके बिल्कुल उलट थी। वहां पर 80% आबादी मुस्लिम थी, शासक जो था वो हिंदू था और कश्मीरी मुसलमान वहां थे। और जिन्ना के हिसाब से जो 2 नेशन थ्योरी आई थी, तो उसमें टेक्निकली उनका दावा कश्मीर पर जा रहा था, लेकिन उनका लालच जूनागढ़ और हैदराबाद पर जा रहा था। अब जूनागढ़ के नवाब साहब का झुकाव जब पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा तो सरदार पटेल को यह बात अखर गई थी और सरदार पटेल ने रियलाइज किया कि नवाब साहब को जानकारी दी जाए कि भैया मत कीजिए ऐसा, शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। लेकिन जो नवाब साहब के सलाहकार थे, उनका दिमाग बहुत चल रहा था और 15 अगस्त को उनके सलाहकार शहनवाज साहब ने ऐलान कर दिया कि जूनागढ़ जो है वो इंडिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान से मिलेगा और एग्रीमेंट जो है वो भी साइन करके उन्होंने पाकिस्तान को। इस बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कहा कि भैया देखो, आपका यार डेमोग्राफिक तरीके से आप इंडिया के ज्यादा करीब है, आप मत लीजिए जूनागढ़। लेकिन नवाब साहब नहीं मान रहे थे। फिर सरदार पटेल को रियलाइज हुआ कि कुछ करना चाहिए और करने का ये हुआ कि मेनन साहब को भेजा गया नवाब साहब के पास। लेकिन उनके जो सलाहकार थे शहनवाज साहब, उन्होंने कहा मिलने नहीं देंगे, टरकाया। इसके बाद यहां के लोकल जो लोग थे उन्हें समझाया गया और तकरीबन 25,000 लोग जो हैं वो यहां से आते हैं मुंबई। महात्मा गांधी जी के भतीजे, वंदे भारत अखबार एक चलता था, उसके संपादक
श्यामल दास गांधी जी से कहते हैं कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़िए और साथ चलिए। श्यामल दास गांधी जी सरदार साहब से मिलते हैं और उसके बाद सरदार साहब कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। 15 सितंबर 1947 को एक कमेटी बनती है। श्यामल दास गांधी वीपी मेनन से मिलते हैं और उसके बाद एक सरकार बनाने का प्रस्ताव देते हैं, जिसके बाद श्यामल दास गांधी साहब जो हैं वो जूनागढ़ के प्रधानमंत्री बनते हैं। आरजी हुकूमत इसको नाम दिया जाता है और श्यामल दास गांधी प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ विदेश मंत्रालय को भी संभालते हैं। राजकोट को इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है और प्रधानमंत्री समेत वहां के 5 जो बड़े मंत्री होते हैं वो फिर वापस जाते हैं सरदार जी के पास। 23 सितंबर 1947 को आरजी हुकूमत का फैसला हुआ। 15 सितंबर को एक घोषणा पत्र बना, बाकायदा जारी किया गया और इसी के बाद विरोध शुरू हो गया। आरजी हुकूमत जो है वो हंगामा करवाती है। 40 दिनों में 160 गांवों पर कब्जा कर लेती है और नवाब साहब को रियलाइज होता है कि अब मामला नहीं बनने वाला। वो पाकिस्तान से कहते हैं। अब नवाब साहब पाकिस्तान से हेल्प मांगते हैं, पाकिस्तान से हेल्प आती नहीं है वहां, क्योंकि रास्ता दूर था। नवाब साहब परेशान होते हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया से मिलने से मना कर दिया था, तो इंडिया ने खाने पीने की सप्लाई जो है यहां बंद कर दी थी। नवाब साहब परेशान होने लगे, व्यापार से लेकर तमाम चीजों के लाले पड़ने लगे। उधर से आरजी हुकूमत लगातार हमला कर रही थी। महाबत साहब डर जाते हैं और फिर यहां बंदरगाह से एक जहाज लेकर भाग जाते हैं कराची, पाकिस्तान। कहा जाता है कि भागते वक्त उनकी एक बीवी जो थी वो यहां पर छूट गई थी और अपना सारा कारोबार जो था अपने दीवान शहनवाज भुट्टो को सौंपकर वो यहां से भाग गए थे। शहनवाज भुट्टो को लगातार चुनौती मिली, इसे वो रोक पाते नहीं है। वो भी एक पत्र लिखते हैं जिन्ना को कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, अनाज का भंडार खत्म हो गया है, कोई भी यहां पर हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद करे तो प्लीज हमें हेल्प कीजिए। मदद का इंतजार करते हैं, नहीं मिलता है। एक छोटी मोटी फौज भी उन्होंने तैयार की थी तकरीबन 607 मेंबर्स की हेल्प हो जाए, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है। एंड 2 नवंबर 1947 तक आरजी हुकूमत जो है वो जूनागढ़ पर कब्जा कर लेती है। 7 तारीख को फिर राजकोट प्रधानमंत्री जो वहां के थे श्यामल दास गांधी, उनसे मुलाकात होती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे मामला पलटने लगता है। शहनवाज पलटते हैं, कहते हैं कि भैया इंडिया से मिल जाए और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ जो है वो इंडिया का जूनागढ़ इंडिया का हिस्सा बन जाता है। उधर पाकिस्तान ने एक मामला इसको लेकर यूएन में डाल दिया है। अब कश्मीर और जूनागढ़ का डिफरेंस ये, कश्मीर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडिया के पास हैं, जूनागढ़ के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास हैं। हालांकि जूनागढ़ में इसके बाद 9 नवंबर को जब इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो उसके बाद 20 नवंबर को एक जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह मतलब लोगों से पूछा आता है कि बाबू आप कहां रहोगे, और 2 लाख तकरीबन लोगों ने इस जनमत संग्रह में हिस्सा लिया। 1,90,870 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया और उस टाइम 91 लोग ऐसे थे जिनका यह मानना था कि हमें पाकिस्तान के साथ चले जाना चाहिए, उनका भविष्य पाकिस्तान के साथ रहता। हालांकि कई इतिहासकारों को यह मानना है कि अगर जिन्ना ने यहां पर इन्वॉल्वमेंट ना दिखाई होती और जूनागढ़ का या हैदराबाद का लालच ना दिखाया होता तो शायद उन्हें कश्मीर मिल जाता, शायद। और यह भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इंडिया में 565 रियासतों में से जहां जहां सरदार पटेल का इन्वॉल्वमेंट हुआ, चाहे वो जूनागढ़ हो या वो हैदराबाद जहां के नवाब साहब सबसे रईस थे, सबसे ज्यादा पैसा था, उनके पास अपनी गवर्नमेंट थी, अपनी आर्मी थी, या भोपाल की कहानी हो या राजस्थानी कहानी हो, एक भी जगह आज कोई विवाद नहीं है। सिर्फ एक जगह विवाद है जहां कश्मीर का मामला है, जहां पर सरदार पटेल ने डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा था। सरदार को नमन करना हम सबको चाहिए।